पंतप्रधानांनी नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात पाकिस्तानबाबत काय मुद्दे मांडले आहेत ते पाहूयात। हमारी ये भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये ज़रूरी है कि वो अपनी सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए ना होने दे। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति में सुधार हुआ है। 2012 में और इस साल कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की चिंताजनक घटनाओं के बावजूद पिछले 9 साल सद्भाव की दृष्टि से अच्छे गुजरे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हमारे जवानों पर कायरतापूर्ण इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं ये तो मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए, पड़ोसियों के संबंधों को देखते हुए इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर क्या बोला जाना चाहिए, इस बात को हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो। कम से कम प्रधानमंत्री के पास से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता है। देश के जवान मारे गए हैं, अब तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है, ऐसा मैं नहीं मानता और नहीं हमने उसका समय गंवाने की जरूरत है। लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आणि नरेंद्र मोदींनी भुजमध्ये ध्वजवंदन केल्यावर केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांच्या भाषणाचा समाचार घेतला। पंतप्रधानांच्या भाषणात घराणेशाही दिसल्याची टीका त्यांनी केली। सास बहू दामाद यांचाच उल्लेख भाषणात होता असं मोदी म्हणाले। पंतप्रधानांना त्यांच्याच पक्षाच्या लालबहादूर शास्त्री सरदार पटेल यांचा विसर पडला का असा सवाल त्यांनी विचारलाय। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम रखे। देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, योजना आयोग और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। 1970 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। पहली बार हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता परवान की। राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी प्रगति की नींव रखी गई। तो पुराने जमाने जो बातें होते होते कैसे बदलाव आया है। जैसे हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियलों में नए नए प्रकार की सीरियल आती हैं, वैसे भ्रष्टाचार को उद्घोषित करने वाली पुराने जमाने में हर लोगों के जुबान पर एक सीरियल चलती थी और शब्द प्रयोग होता था भाई भतीजावाद। भ्रष्टाचार के मूल में भाई भतीजावाद ये सीरियल के शब्द हुआ करते। दिन बीते बीते उसमें थोड़ा बदलाव आया और नवी सीरियल आई मामा भांजा की। मामा भांजे की सीरियल आई भ्रष्टाचार में और अब आगे बढ़ते बढ़ते सास बहू और दामाद की सीरियल शुरू हुई। और इसलिए भाइयों, ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उस खेल के संबंध में राष्ट्रपति जी ने जो चिंता जताई है, प्रधानमंत्री जी लाल किले से आज देश सुनना चाहता था कि भ्रष्टाचार से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री, सभी सरकारों ने किए हुए काम, उसी के कारण देश आज यहां पहुंचा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर से
अपने भाषण में आप सिर्फ एक परिवार का स्मरण करते हो। क्या अच्छा नहीं होता प्रधानमंत्री जी कि आज आप भारत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करते हैं लाल किले से। आप एक परिवार की भक्ति में इतने डूब गए कि आप देश के इतने बड़े विशाल फलक को पहचानने में नाकाम हो गए हो और उसके कारण देश को चिंता हो रही है। तर भुज येथे काही वेळापूर्वी झालेल्या या भाषणात नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या भाषणाचा समाचारच घेतला। तर या भाषणामध्ये अन्न सुरक्षा विधेयकाबाबत पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केलाय। गरिबी हटवण्याबाबत सरकारचं प्राधान्य असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलंय। तर गरिबाच्या थाळीत अन्न नव्हे तर ऍसिड टाकल्याची टीका आता मोदींनी केली आहे। कुछ दिन पहले हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फ़ायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। ये दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है। हम अपने किसानों की मेहनत की वजह से ही इस कानून को लागू कर पाए हैं। फूड सिक्योरिटी बिल की क्या चर्चा कर रहे हो प्रधानमंत्री जी? मैंने आपको चिट्ठी लिखी है, काश अच्छा होता आज देश को आप अपना व्यू पॉइंट समझाते। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि फूड सिक्योरिटी बिल में बहुत कमियां हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। हमने बिल का विरोध नहीं किया। गरीब की थाली में रोटी जाए ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का आपका दायित्व होता है। आप उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं हो। गरीब की थाली में रोटी परसने के बजाय दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोग खाली थाली में, गरीब की खाली थाली में नमक छिड़कते जा रहे हैं, एसिड छिड़कते जा रहे हैं। कोई कहता है 5 रुपये में खाना मिल जाता है, कोई कहता है 12 रुपये में खाना मिल जाता है और इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि बस वही घर के बाहर निकलते ही मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी, हमने आपको सवाल पूछा कि आपके फूड सिक्योरिटी बिल के कारण जो आज हिंदुस्तान के अंदर अंत्योदय अन्न योजना के कारण सबसे गरीबों को जो लाभ मिल रहा है, क्या उसमें कोई नया फायदा होने वाला है? भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, आज पूरा हिंदुस्तान, सभी राज्य अपनी तिजोरी से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल सभी राज्यों में गरीबों को देती है, सब सरकारें देती है। तो आपका कानून क्या नया लेके आया? इतना ही नहीं, अंत्योदय अन्न योजना में आपका कानून किसी भी प्रकार से न संख्या में वृद्धि करता है, न जत्थे में वृद्धि करता है, न उसकी कीमत में घटोती करता है। और फिर आप कहते हैं गरीब के लिए फूड सिक्योरिटी लाए। इतना ही नहीं, बीपीएल परिवार, आपने बीपीएल परिवार में जो नियम लागू किया है, ये तो सामान्य समझ का विषय है। मेरे देशवासी सुन रहे हैं, लालन कॉलेज के इस मैदान को, हिंदुस्तान की सीमा पर पड़े हुए जिले को सुन रहा है देश। और मैं कहना चाहता हूं, सामान्य नियम यह है कि जब आप किसी भी योजना को लागू करते हैं तो लाभार्थियों के पैरामीटर तय होते हैं। इसके लाभार्थी कौन होते हैं उसके आधार तय होते हैं। उसके बाद सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद संख्या तय होती है, संख्या के अनुपात में व्यवस्थाएं खड़ी की जाती है, बजट बनाया जाता है। ये पहली बार देश में हुआ कि आपने दिल्ली में बैठ करके तय कर दिया कि उस राज्य को इतने करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, उस राज्य को इतने लाख लोगों को लाभ मिलेगा, उस राज्य को इतनों को लाभ मिलेगा। अब उनको कहा जा रहा है, हमने जो संख्या तय की है उसके नीचे किसको मिले वो आप खोज लो। हिंदुस्तान का एक राज्य एक तरीके से खोजेगा, दूसरा राज्य दूसरे तरीके से खोजेगा।
समानता का जो हक मिला है संविधान ने, उसी को आपने नकार दिया है। और मुझे चिंता है कहीं ये फूड सिक्योरिटी मिल कानूनी दायरे में फंस जाए और गरीब के थाली में से फिर एक बार संकट पैदा हो जाए, ऐसा आप काम कर रहे हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झेंडा ऊंचा रहे हमारा आज स्वातंत्र्य दिन आणि या स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी देखील भाषण केलं। उत्तराखंडासंदर्भात पंतप्रधानांनी आणि याच दरम्यान काही वेळापूर्वी भुजमध्ये देखील मोदींचं भाषण झालं। उत्तराखंड हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्यावर त्यांनी काय वक्तव्य केलं ते बघूयात आता बातमीपत्रात। उत्तराखंड में कठिन परिस्थितियों में हमारी फौज, अर्धसैनिक बलों और केंद्र और राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों के साथ मिलकर घिरे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। हम ख़ास तौर पर एयरफोर्स, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के उन अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दूसरों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। जब आप उत्तराखंड की चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत बड़ी मात्रा में कहा कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार से कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी, आप लाल किले से बोल रहे हैं, सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। आप कम से कम इस देश के 125 करोड़ नागरिकों का भी जिक्र करते जो उत्तराखंड के पीड़ितों के साथ थे। हर एक ने अपनी बुद्धि, शक्ति, क्षमता के अनुसार हर देशवासी ने उत्तराखंड की मदद करने का प्रयास किया था। कभी उनका भी तो जिक्र करना चाहिए था। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी सरकारें, मैं गुजरात की बात नहीं करना, हिंदुस्तान की सभी सरकारें, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सभी सरकारों ने उत्तराखंड की मदद के लिए अपनी शक्ति झोंकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी, आप पीड़ा के दर्द की बात करते समय अच्छा होता उनका भी स्मरण कर देते, उनको भी थोड़ा 2 शब्दों में याद कर देते, तो भारत की शक्ति का लोगों को परिचय होता, एहसास होता। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।